आप सबका फिर से एक बार स्वागत है। आज की इस वीडियो में एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री से हम लोग देखेंगे कुषाण एम्पायर। हम लोग देख रहे थे पोस्ट मौर्यन पीरियड, मौर्यन एम्पायर हम लोगों ने पूरा पढ़ा। उसके बाद हम लोगों ने इंडो ग्रीक्स पढ़ा, शाकास पढ़े, इसके अलावा पार्थियंस पढ़े, इंडो पार्थियंस पढ़े, और अब हम लोग पढ़ेंगे आज कुषाण एम्पायर। और उसके बाद एक और छोटा सा टॉपिक है, वो है शुंगा डायनेस्टी। उसके बाद ये पीरियड खत्म हो जाएगा और हम लोग जाएंगे गुप्ता एम्पायर में। तो आज हम लोग बेसिकली कुषाण एम्पायर के बारे में बात करेंगे और इसका एडमिनिस्ट्रेशन भी जो थोड़ा बहुत है वो भी देखने की साथ में कोशिश करेंगे। इसका टाइम पीरियड 30 ईस्वी से लेके 375 ईस्वी तक है। टाइम पीरियड लंबा है, लेकिन इसमें जितने भी शासक है सब इम्पोर्टेंट नहीं है। फाउंडर और शुरुआत में एक दो इम्पोर्टेंट हैं, उसके बाद एक बहुत इम्पोर्टेंट शासक है इस टाइम पीरियड में, वो है आपका कनिष्क। तो कनिष्क के बारे में डिटेल में देखेंगे, बाकी के बारे में जो भी इम्पोर्टेंट फैक्चुअल चीज़ें हैं वो देखने की कोशिश करेंगे। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल पहले सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। कुषाण एम्पायर था, कहाँ से आया, कैसे आया, ये पहले जानना ज़रूरी है। तो पहले थोड़ा सा हम लोग बैकग्राउंड लेंगे इसका। तो ये है एक ट्राइब थी, एक जनजाति थी जो बोली गई युहची ट्राइब या युहची जनजाति। ये चाइना से बिलोंग करती थी और चाइना में जिनजियांग प्रोविंस आज का जो है ना, वहाँ से ये लोग बिलोंग करते थे। यहाँ मैप में आप देख सकते हैं काशगर जो है ना, यही आज ये रीजन जो है ना, यही जिनजियांग प्रोविंस है। आजकल बड़ा चर्चा में है, चर्चा में क्यों है वो आप लोग बताइएगा। तो वहाँ पे ये ट्राइब रहते थे। नॉर्दर्न चाइना, उत्तरी चाइना का इलाका था, वहाँ पे ट्राइब रहती थी, आराम से इनका गुजर बसर होता था। लेकिन एक बार एक कॉन्फ्लिक्ट हुआ दूसरी जनजाति से। जहाँ पे भी ट्राइब रहती हैं उन ट्राइब्स का आपस में झगड़ा लड़ाई होता रहता है, ये आपने पहले भी पढ़ा है। तो वहाँ पे एक और ट्राइब थी, ह्यूनी ट्राइब। ह्यूनी ट्राइब के साथ संघर्ष हुआ, लड़ाई हुई। उस संघर्ष के बाद युहची ट्राइब अपने आप को बहुत जो है स्टेबल नहीं कर पाई, क्योंकि वो संघर्ष हार चुकी थी और वहाँ पे अपने आप को स्टेबल नहीं कर पा रही थी। तो वो सब ट्राइब जो है बट गई, आपस में दो भाग में बट गई। एक भाग तो वहीं पे चाइना में ही सेटल हो गया, जिसको कहा गया लिटिल युहची। वहीं आसपास के ही रीजन में, जिनजियांग प्रोविंस जो आज का है ना, वहीं पे ही आज का टाइम पीरियड में वो लोग सेटल हो गए, जिसको कहा गया लिटिल युहची। लेकिन एक दूसरा जो हिस्सा था उस जनजाति का, वो हिस्सा माइग्रेट करता रहा, प्रवास करता रहा, किधर, वेस्ट की तरफ। और वो लोग पहुंचे सेंट्रल एशिया। और सेंट्रल एशिया में कहाँ पे, बैक्ट्रिया। बैक्ट्रिया 3-4 लेक्चर से सुनते आ रहे हैं। सेंट्रल एशिया का रीजन है, फिर दरिया, अमू दरिया के आसपास का, या बेसिकली कह लीजिए उसके दक्षिण का जो इलाका है वो है आपका बैक्ट्रिया। तो वहाँ पे ये लोग तोखरन या तोहिया, दोनों वर्ड इस्तेमाल किया जाता है, इस जगह पे सेटल हो गए जो कि बैक्ट्रिया का रीजन था। और वहीं पे ये लोग अपने आप को स्टेबल कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे भी कॉन्फ्लिक्ट आता है, क्योंकि बैक्ट्रिया में भी शासन चल रहा था। तो यहाँ पे साकाज मौजूद थे, साकाज के साथ इनका कॉन्फ्लिक्ट हुआ। और उस कॉन्फ्लिक्ट के बाद जो युहची ट्राइब ऑलरेडी बट कर आई थी चाइना से, दो भाग में बट गई थी, तो बटी हुई आई थी। तो यहाँ पे जब साकाज से लड़ाई हुई तो फिर से वो 5 भागों में बट गई। और 5 भाग में जब बट गई, सबके अपने अपने नाम थे। उसमें से एक जो ग्रुप था वो कहलाया कुईशांग। और यही कुईशांग बनते 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 बन गया कुषाण। और यहाँ से शुरुआत हो जाती है आपके कुषाण एम्पायर की। ठीक है, तो ये सारी जो है कहानी थी। तो बहरहाल वहाँ पे तो साकाज जो है बैक्ट्रिया में शासन कर ही रहे थे, उनको धीरे धीरे इन्होंने साफ किया। इसके अलावा गांधार रीजन में पार्थियन थे, इंडो पार्थियन, ये आपने पढ़ा है। तो धीरे धीरे ये क्या किया, सबको इन्होंने साइड करना शुरू किया, अपने एम्पायर को बढ़ाना शुरू किया। सिंधु नदी के आसपास का जो रीजन है वहाँ पे पहले फैलाव शुरू किया। उसके बाद जो गैंजेटिक वैली है, हमारी गैंजेटिक प्लेन है, नॉट वैली, वहाँ पे ये लोग धीरे धीरे अपने आप को बढ़ाते रहे। और मथुरा जो है एक इम्पॉर्टेंट सेंटर इनका बन के उभरता है, ना केवल जो है प्रशासन के तौर पे, बल्कि कल्चरल जो डेवलपमेंट यहाँ पे हुए वो बहुत ज़्यादा हुए, खासकर कुषाण एम्पायर में कनिष्क के टाइम पे। तो आगे हम लोग देखेंगे। इसका पहला जो रूलर था वो था कुजुल कड़फिसेस। 25 ईस्वी से लेके 85 ईस्वी तक रहा। टाइम पीरियड को लेकर अगेन बहुत रिजिड होने की ज़रूरत नहीं है, अलग अलग सोर्सेज में अलग अलग टाइम पीरियड आपको देखने को मिलेगा, तो कोई बड़ी बात नहीं, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं। तो कुजुल कड़फिसेस ये कुषाण डायनेस्टी का फाउंडर था।
यूची ट्राइब को इसने क्या किया, यूनाइट किया। सबसे पहले जो ये 5 में बट गए थे ना, उन 5 को इकट्ठा किया और एक कॉन्फेडरेशन बनाया, एक संघ बनाया। सब अपना अपना ऑटोनोमस तरीके से मैं भी शासन करते रहे हूँ, बट उसने क्या किया, सबको यूनाइट किया। और इसके बारे में बहुत खास इन्फॉर्मेशन नहीं है। एक इन्फॉर्मेशन रबातक इंस्क्रिप्शन से हमको इसके बारे में मिलती है कि ये कनिष्क का ग्रैंडफादर था, नॉट ग्रैंडफादर बल्कि ग्रेट ग्रैंडफादर यानी कि परदादा था। और वीमा जो है इस जो है सदक्षण का बेटा था। हालांकि कुछ सोर्सेस क्या कहते हैं कि वीमा कुजुल कटफिसेस का बेटा था, और यही बात एक्सेप्टेबल है, तो इसलिए वीमा को हम लोग कुजुल कटफिसेस का ही बेटा मानेंगे, जो कि आपका अगला उत्तराधिकारी था। बहरहाल, तो इसके टाइम पीरियड में क्या क्या चीज़ें हुई, क्या क्या एक्सपेंशन हुआ, तो काबुल वैली पे इसने अपना अधिकार जमाया, और बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन तो ये नहीं कर सका, खासकर इंडिया के कंटेक्स्ट में। तो काबुल वैली जो है वहाँ पे नॉर्थ वेस्ट का जो रीजन है वहाँ पे इसने अपने अधिकार को स्थापित किया। साथ ही साथ खास बात यह है कि इसने कॉपर के सिक्के अपने नाम पे जारी किए, और जैसा कि सभी राजा की आदत रहती थी कि वो डिविनिटी से अपने आप को कनेक्ट करते थे, ईश्वर से कनेक्ट करते थे, तो यहाँ पे भी इसने अपने सिक्के पर एक तरफ कृष्णा जी का जो है चित्र बनवाया और लक्ष्मी जी का चित्र बनवाया। तो ये इसलिए होता था ना कि आम जनता तो बहुत इमोशनल है, जैसे ही उनके ईश्वर का कनेक्शन दिखाई देगा वो लोग गदगद हो जाएंगे। वो तो आज की राजनीति में भी ये बात होती है, तो वही बात उस टाइम पीरियड में थी। तो ये बात याद रखिएगा कि कुजुल कटफिसेस ने कॉपर के सिक्के जारी किए जिसपे हिरैकल्स यानी कि कृष्णा जी का और लक्ष्मी जी का चित्र बनाया गया था। इसके अलावा खलात से इंस्क्रिप्शन से हमको पता चलता है, अच्छा खलात ये जो जगह है ना, ये अफगानिस्तान यहाँ पे लिखा है, इसमें थोड़ा सा डाउट है क्योंकि एक लेह में जो लद्दाख में भी एक जगह है ये, तो थोड़ा सा इसमें आप लोग इसको चेक कर लीजिएगा। तो ये एक इंस्क्रिप्शन था जो वीमा के द्वारा इंस्क्राइब्ड करवाया गया था, इसी के बेटे के द्वारा, और इसमें इस बात का जिक्र किया गया कि कुजुल कटफिसेस ने न केवल काबुल वैली बल्कि जो कश्मीर वाला जो रीजन है इस पे भी कब्जा किया हुआ था। तो इसका एम्पायर अगर इस इंस्क्रिप्शन के हिसाब से देखें तो थोड़ा सा और आगे बढ़ता हुआ दिखाई देता है। बहरहाल, उसके बाद कुजुल कटफिसेस के बाद वीमा कटफिसेस आता है या कटफिसेस 2 आता है, जो कि कटफिसेस का बेटा भी माना जा सकता है, और कुछ जगह माना जाता है कि वो जो है सदक्षान का बेटा था। तो जो भी उसमें फैक्ट हो, इसमें एग्जाम में आपसे कुछ पूछने वाला नहीं है, ये भी एक सत्य है अपने आप में। तो बहरहाल इसने अपने टाइम पीरियड में एम्पायर को एक अलग ऊंचाई तक पहुंचाया, और इसने पूरा नॉर्थ वेस्टर्न जो इंडिया था उसको अपने कब्जे में किया, प्लस मथुरा तक का जो इलाका आप ये देख रहे हैं ना, ये जो डार्क ग्रीन में आप देख रहे हैं इलाका, ये सारे इलाके वीमा कटफिसेस के टाइम पीरियड में उसके कंट्रोल में आ गए थे। इसीलिए इसको बोला गया लॉर्ड ऑफ द होल वर्ल्ड, पूरे संसार का विजेता। खास बात यह है कि इसने सोने के सिक्के जारी किए थे, ये बात भी आप लोग याद रखिएगा। कॉपर के सिक्के तो ऑलरेडी जारी किए जा चुके थे इसके फादर के द्वारा, इसने सोने के भी जारी कर दिए। तो यानी कि इसके टाइम पीरियड में सोने के और कॉपर के दोनों के सिक्के साथ साथ चल रहे थे, और बहुत बड़ी तादाद में चल रहे थे। कुषाण एम्पायर के टाइम पीरियड में खास बात यही है कि बहुत अच्छी क्वालिटी के सोने के सिक्के जारी किए गए, खासकर कनिष्क के टाइम पे। तो इसके टाइम पीरियड से ये प्रोसेस शुरू हो गया था, क्योंकि व्यापार बहुत बढ़िया चल रहा था इनका, खासकर रोमन एम्पायर से इनका व्यापार बहुत बढ़िया चल रहा था। सिल्क का व्यापार होता था, मसालों का व्यापार होता था, जेम्स जो नगीने होते हैं उनका व्यापार होता था। तो रोमन एम्पायर से भी सिक्के आते थे सोने के, वो पूरे यहाँ पे आते थे कुषाण एम्पायर में, तो कुषाण एम्पायर में भी सोने का सिक्के का जो प्रचलन है वो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ा। तो ये खास बात याद रखिएगा। और दूसरी एक बात ये भी याद रखने की ज़रूरत है कि इनके सिक्के जो है बाइलिंगुअल होते थे, ग्रीक और खारोष्ठे दोनों जो है दोनों का इस्तेमाल किया जाता था। और अगेन बाकी राजाओं की तरह इन्होंने भी यहाँ पे ईश्वर का इस्तेमाल किया ताकि जनता से वो अपने आप को कनेक्ट कर सके। जैसे कि एक ग्रीक गॉड है, मैरो बोला जाता है या मित्रो बोला जाता है, जो भारत के अग्निदेव जो हैं भगवान हैं, सन गॉड हैं, सूर्य देवता हैं, उनको माना जाता है। इसके अलावा शिवा की जो है इमेज मानी जाती है, वो एग्जैक्ट शिवा की छवि की तरह तो नहीं मालूम होता, लेकिन उसका एविडेंस हमको इस बात से मिलता है कि उनके पास जो है ट्राइडेंट था, यानी कि जो त्रिशूल है वो मौजूद था। इसके अलावा नंदी जो बैल है वो उसमें
दिखाई देता है। तो इससे हमको पता चलता है कि हाँ शिवा की इमेज बनाई गई। और शिवा की इमेज बनाने जो है कम एक और सेंस ये भी निकलता है कि ये लोग शिवा के वर्शिपर थे, शैवाइट थे एक तरीके से, हालांकि शैवाइट जैसा कॉन्सेप्ट अभी नहीं था। तो शिव के जो है ये भक्त थे। तो ये बात भी जो है आप लोग याद रखिएगा। और एक चीज़ ये भी है कि अगर देखा जाए तो शिवा के कंटेक्स्ट में, मतलब भगवान शिव के कंटेक्स्ट में, वीमा कडफिसेस का थोड़ा सा योगदान ज़्यादा दिखाई देता है, क्योंकि इसकी भक्ति इस कंटेक्स्ट में ज़्यादा मालूम पड़ती है कि उसने बैक्ट्रिया में शिव की जो है मूर्ति स्थापित करने की कोशिश की थी और एक मतलब वहाँ का प्रॉपर मुख्य भगवान के तौर पे इस्टेब्लिश करने की कोशिश की थी। और एक लास्ट जो पॉइंट है उसमें वो ये कि इसने देवकुला बनवाए। देवकुला क्या है, या देवकुल हिंदी में बोलेंगे, वो जगह जहाँ पे ये लोग भगवान को याद करते थे, अपने पूर्वजों को याद करते थे, अपना पूजा पद्धति जो भी है उसका पालन करते थे। तो दिलभर में इसने एक देवकुला बनवाया था जहाँ पे ये अपने एंसेस्टर्स को वर्शिप किया करते थे। और उस देवकुला पे उसने शिवा और पार्वती की भी पिक्चर बनवाई थी। तो साफ साफ जाहिर होता है कि ये शिव जी का पूरा पक्का जो है भक्त था। इसके अलावा एक इसका जो है स्टैचू भी बनाया गया था और उस स्टैचू पर उसने अपना टाइटल भी डलवाया था, वीमा थक्सुन कुशान पुत्र। तो ये टाइटल इस पर लिखा हुआ था, ये फैक्ट है, ये याद रखिएगा। अगला और लास्ट जो इम्पोर्टेंट रूलर है, और भी रूलर है इसके बाद, बट सबसे इम्पोर्टेंट और आखिरी जो रूलर हमको मेनली पढ़ना है वो है आपका कनिष्क। कनिष्क जो है 78 ईस्वी से लेकर 120 ईस्वी तक शासन करता है। सबसे इम्पोर्टेंट रूलर कुषाण डायनेस्टी का यही था। और इसके एम्पायर जब इसका एम्पायर बढ़ा तो आप देख सकते हैं ये पूरा इलाका जितना भी ग्रीन में आप देख रहे हैं वो सारा इलाका किसके टाइम पीरियड में आ गया, कनिष्क के टाइम पीरियड में। एग्जाम्पल के तौर पे अफगानिस्तान, गांधार नॉर्थ वेस्ट में है, सिंध नॉर्थ वेस्ट जो है पाकिस्तान में है, पंजाब पाकिस्तान भारत दोनों में है। ये पूरा इलाका किसके कंट्रोल में आ गया, कुषाण एम्पायर के कंट्रोल में। इसके अलावा मगध भी इसके कब्जे में आ गया था, और मगध आ गया तो पाटलिपुत्र और ये सारे रीजन भी उनके कब्जे में आने ही आने थे। यहीं तक बात नहीं रुकती, और भी कई सारे इंस्क्रिप्शन से हमको इसकी जानकारी मिलती है। जैसे कि रबातक इंस्क्रिप्शन से पता चलता है कि प्रयाग, साकेत, पाटलिपुत्र, श्री चंपा, उज्जैन जो कि वेस्ट में आपका है, सोचिए, श्रावस्ती, कौशाम्बी, बनारस, और ये सारे नाम तो आपने महाजनपद पीरियड में सुने हैं, तो ज़्यादा मैपिंग में घुसने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सारे रीजन भी, यानी कि पूरा गंजेटिक जो प्लेन है, गंगा का जो इलाका है, वो सब भी इसके कब्जे में आ चुका था, और वेस्ट का इलाका भी कब्जे में कहीं ना कहीं आ चुका था। इसके अलावा कल्हड़ जो है अपनी राजतरंगिणी में इस बात का जिक्र करता है कि कनिष्का ने कश्मीर पर भी हमला किया और इसको जीता। अब यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है। रबातक इंस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग कुजुल कडफिसेस ने कश्मीर पे कब्जा किया, दोबारा तो युद्ध हुआ नहीं कि वो हारने की नौबत आएगी, और कल्हड़ जिक्र करता है कि कनिष्का ने कश्मीर जीता। तो ये कहीं ना कहीं ज़्यादा ऑथेंटिक माना जाता है, क्योंकि कल्हड़ ने जो इतिहास लिखा कश्मीर को लेके वो कहीं ना कहीं थोड़ा ज़्यादा एक्यूरेट माना जाएगा उसकी तुलना में। तो कश्मीर पे भी इसने इन्वेजन किया और कश्मीर को भी अपने कब्जे में किया। तो इस तरीके से आप गांधार से लेके बनारस तक, कश्मीर से लेके मालवा तक पूरा इलाका जो है किसके कब्जे में आ गया, कुषाण एम्पायर के। ठीक है, गांधार आपका बिल्कुल ऊपर हो गया, मालवा आपका ये नीचे हो गया। इसके अलावा वेस्ट में आप उज्जैन तक चले जाइए, इधर जो है चाइना के आसपास तक के रीजन का, हालांकि चाइना में इसका शासन नहीं था इस टाइम पे। तो पूरा रीजन किसके एक बड़े एम्पायर के तौर पे ये उभरता हुआ हमको दिखाई देता है। इसके अलावा कई जगह हमको सोर्सेज से ये भी पता चलता है कि ये ईस्ट में बंगाल तक फैले हुए थे, हालांकि इसका कोई ठोस सबूत नहीं मिलता। इसका एक ही सबूत मिलता है, वो है इसके सिक्के। इसके सिक्के हमको मिलते हैं कहाँ से, तमलुक से, जो कि आज के बंगाल में है, वहाँ से सिक्के मिलते हैं। तो सिक्कों से पता चलता है कि शायद इनका एम्पायर यहाँ तक रहा हो, लेकिन एक ये भी तो प्रोबेबिलिटी बनती है कि मे बी व्यापार के थ्रू सिक्के गए हों। इसके अलावा शिशुपालगढ़ जो कि उड़ीसा में है, वहाँ से भी हमको सिक्के मिलते हैं। इसके अलावा हुंजा इंस्क्रिप्शन है जो कि गिलगिट बाल्टिस्तान का क्षेत्र है, वहाँ से भी हमको इसकी इंफॉर्मेशन मिलती है कि इसका एम्पायर पामीर नॉर्थ तक था, यानी कि पूरा नॉर्दर्न मोस्ट जो इलाका है वो कनिष्का के कंट्रोल में था। तो इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि नॉर्दर्न मोस्ट जो एरिया है वहाँ तक तो इनका शासन था, लेकिन ईस्ट में लेके थोड़ा सा डाउट है।
जो बिहार तक का रीजन है वहाँ तक तो श्योरिटी है, कई सारे स्क्रिप्शन से और कई सारी चीज़ों से सबूत मिल रहे हैं कि इस टेरिटरी इनके अंडर में थी। लेकिन बंगाल और उड़ीसा का जो रीजन है वहाँ पे सिक्कों के अलावा कोई खास सबूत हमको नहीं मिलता है। एक खास बात याद रखिएगा कि इनकी जो राजधानी थी वो थी आपकी पुरुषपुरा, और पुरुषपुरा जो है आज का जो पेशावर है पाकिस्तान में उसको बोला जाता है। तो पुरुषपुरा राजधानी थी। और आर्ट एंड कल्चर के कंटेक्स्ट में भी ये रीजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे इसने टावर बनाने की कोशिश की कि बनाया था, मल्टी स्टोरी टावर बनाया था, जिसमें बुद्धा के रिलिक यानी कि बुद्धा की जो चीज़ें हैं वो वहाँ पे उसने कनिष्क ने रखी थी। इससे ये पता चलता है कि इसका झुकाव बुद्धिज़्म की तरफ था। इसके पहले वीमा का झुकाव शैविज्म की तरफ था, जो है भगवान शिव की तरफ था। तो बुद्धा के जो है रिलिक उसमें रखे थे और बहुत बढ़िया से इसका प्रॉपर कंस्ट्रक्शन करवाया था। और जो जिसने इसका डिज़ाइन तैयार किया था, जो इसका इंजीनियर था, वो था आपका एजेसिलॉस। इसके बारे में आगे हम जो है बॉक्स में डालें, आप चाहें तो पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा कई सारा जो आर्ट एंड कल्चर का डेवलपमेंट हुआ है पुरुषपुरा में तो हुआ ही, जैसा कि अभी ऊपर हम बताए कि मथुरा में भी बहुत आर्ट एंड कल्चर का डेवलपमेंट होता हुआ दिखाई देता है। और वहाँ पे इतना ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ, इतना ज़्यादा इंटरेक्शन हुआ, प्लस व्यापार के कंटेक्स्ट में भी वो इम्पोर्टेंट एक केंद्र रहा। तो इसलिए मथुरा को उनकी सेकेंड कैपिटल के तौर पर कई बार जो है माना जाता है। पहली कैपिटल क्या होगी? आज का पेशावर। दूसरी कैपिटल माना गया किसको? आपके मथुरा को। इसके अलावा वहाँ पे उसने एक देवकुला भी बनवाया था और वहीं पे कनिष्का का एक स्टैचू भी बनाया गया है, जो आपका यूनेस्को हेरिटेज साइट माना जाता है, मतलब उसमें दर्ज है। इसके अलावा एक खास बात जो आखिरी अगर पॉलिटिकल वे में देखा जाए तो वो था उसकी चाइना के साथ लड़ाई। हालांकि चाइना के साथ लड़ाई पहले भी हो चुकी थी, ठीक है। इसके पहले इसके पूर्वजों ने ऑलरेडी चाइना के साथ एक्सपेडिशंस किए थे, लेकिन वो वहाँ पे उनको कोई जो है जीत नहीं मिली, जीत नहीं पाए। फिर सेकेंड एक्सपेडिशन किया गया था। सेकेंड एक्सपेडिशन में कनिष्का को वहाँ पे जीत होती है। हालांकि इसको लेके एक रीज़न, जो मोटिव इसके पीछे था कि क्यों इसने आक्रमण किया चाइना पे, वो थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट इसमें है। कुछ सोर्स ऐसा कहते हैं कि उसको एक राजकुमारी वहाँ की पसंद आ गई थी और उस राजकुमारी से उसको शादी करनी थी, तो इसलिए उसने ये टेरिटोरियल एक्सपेंशन का एक ड्रामा किया और हमला किया। हालांकि ये बात बहुत से लोग मानते नहीं हैं, क्योंकि कनिष्का एक बहुत एम्बिशियस रूलर था, बहुत महत्वाकांक्षी शासक था और एक शासक की क्वालिटी उसके अंदर बहुत सारी थी। तो एक शासक के तौर पे उसका काम था एम्पायर को बढ़ाना। शादी गई तेल लेने, तो एम्पायर को बढ़ाने के कंटेक्स्ट में ही उसने चाइना पे हमला किया था और इस तरीके से उसने वहाँ पे उनको हराया। और चाइना का जो रीजन है जिनजियांग प्रोविंस में काशनगर का इलाका उसके हाथ में आया। यारकंद, खोतान, ये सब रीजन भी उसके। खोतान तो जो है, अच्छा देखिए यहाँ पे दिखाई देगा ना, ये लाइट ग्रीन है, तो लाइट ग्रीन वाला इलाका इससे थोड़ा माइंड में रखिएगा कि ये कनिष्का के टाइम पीरियड में एक्सपैंड किया था। तो बहरहाल ये सारे रीजन है। इसके अलावा सेंट्रल एशिया में एक्सपेंशन इसने किया। सेंट्रल एशिया में एक्सपेंशन कहाँ किया? बुखारा, समरकंद, ये टर्म्स आपने जो है मेडिवल इंडियन हिस्ट्री में सुने होंगे। तो इन सारे रीजन पे भी इसने अटैक किया और इसका एक्सपेंशन किया। तो एक बात याद रखिएगा, जो महत्वाकांक्षी शासक होता है उसको टेरिटोरियल एक्सपेंशन से मतलब होता है। प्यार मोहब्बत अपनी जगह पे है, इंटरेस्ट अपनी जगह पे हो सकता है रहा हो, लेकिन उस इंटरेस्ट के चक्कर में इस तरीके के काम करेंगे ये जो है पॉसिबल नहीं है। जैसे कि अलाउद्दीन खिलजी को कहा जाता है पद्मावत के कंटेक्स्ट में कि पद्मावती रानी जो थी उनकी खूबसूरती देख के जो है कई बार हमला किया। ये जो है बेसलेस बात है, हिस्टोरियन इस बात को नहीं मानते, गलत है। और जो पद्मावत बाद में लिखी गई उसमें बहुत सारा झोल है, एक तरीके से वो काल्पनिक कहानियाँ उसमें कही गई हैं। तो बहरहाल यहाँ पे भी वही चीज़ है। इसके अलावा सिल्क रोड जो है क्या हुआ कि कुषाण एम्पायर के अधीन हो गया। क्यों? क्योंकि चाइना भी कुषाण एम्पायर के कंट्रोल में, पूरा भले नहीं बट मेन रीजन तो कुषाण एम्पायर के कंट्रोल में। ऊपर से नॉर्थ का भारत कुषाण एम्पायर के कंट्रोल में, सेंट्रल एशिया कुषाण एम्पायर के कंट्रोल में। तो सिल्क रोड भी लगभग वहीं से जा रहा है, तो पूरा सिल्क रोड भी किसके कंट्रोल में आ गया? कुषाण एम्पायर के। अब इसका नतीजा ये हुआ कि प्रॉस्पेरिटी इनकी और ज़्यादा बढ़ गई। सोने के सिक्के और ये सिक्के ऐसे ही इतने प्रचलन में थे, पूरा रूट इनके हाथ में आ गया। तो सोचिए इनकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कितना ज़्यादा बढ़ गई होंगी।
और यही नतीजा था कि इनकी इकोनॉमिक कंडीशन अगर आप देखें तो बहुत बेहतर थी, सिक्कों की क्वालिटी बहुत बेहतर थी। इतनी बेहतर सिक्कों की क्वालिटी फिर कभी आई ही नहीं। गुप्ता सब जब आए तो उन्होंने भी सोने के सिक्के जारी किए, लेकिन वो क्वालिटी नहीं थी उन लोगों में। एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये भी याद रखिएगा कि कनिष्का ने अलग अलग टाइटल्स लिए थे, और उन टाइटल्स में जैसे महाराजा, राजातिराज, देवपुत्र कनिष्क यानी कि ईश्वर की संतान कनिष्क, ये सब किस लिए था? अपने आप को महान बताने के लिए। इसके अलावा सोई विहार इंस्क्रिप्शन जो है हमको नॉलेज देता है कनिष्का के एक और टाइटल के बारे में, सहनु सहाय, ये टाइटल के बारे में भी हमको पता चलता है। और ओवरऑल इतना ज़रूर पता चलता है कि इसने भी अपने आप को डिविनिटी से कनेक्ट करने की कोशिश की थी। ये यहाँ पे एक फैक्ट हम डाल दिए हैं, कनिष्का जो है साका एरा की शुरुआत करता है भारत में 78 ईस्वी से, ठीक है। साक संवत जो बोलते हैं ना, वहाँ की उसकी बात हो रही है। सिक्कों की बात की जाए, वही बात जो है अभी हम रिपीट किए हैं, हाईएस्ट क्वालिटी के सिक्के होते थे, और ईश्वर का यहाँ पे भी इस्तेमाल दिखाई देता है। जैसे कि ग्रीक और हिंदू गॉड्स जो थे वो दिखाए गए, जैसे कि भगवान शिव, नंदी, उनका त्रिशूल, ये चीज़ें दिखाई गई। इसके अलावा उन सिक्कों पे जो है मून यानी कि चाँद, सूरज, सन, पाम ट्री और स्तूप को भी दिखाया गया था, जो बौद्धिज्म की तरफ उनका एक झुकाव या ओरिएंटेशन हमको दिखाता है। इसके अलावा बुद्धा की भी इमेज हमको दिखाई देती है। अगर रिलीजियस फेथ की बात की जाए तो रिलीजियस फेथ जो है इसके बारे में हमको जो डिटेल मिलती है वो रबातक इंस्क्रिप्शन से मिलती है। यही रबातक इंस्क्रिप्शन एक इकलौता ऐसा इंस्क्रिप्शन है जिसमें हमको ईश्वर के बारे में कुछ जानकारी मिलती है। और भी सोर्सेज हैं जो रिलीजन के बारे में इनके बताते हैं या रिलीजियस बिलीफ के बारे में बताते हैं, लेकिन गॉड का अगर डायरेक्टली अगर वर्णन हमको देखना हो तो रबातक इंस्क्रिप्शन में आपको दिखाई देता है। जैसे कि इरानियन जो कुछ गॉड थे, भगवान थे, उसमें आपके जो सन गॉड वहाँ के माने जाते हैं वो उनका जिक्र है। इसके अलावा ग्रीक गॉड हैं अहोर मजदा, ये सारे जो है उनका जिक्र दिखाई देता है। एथ्रो फायर गॉड हैं, अग्निदेव, उनका जिक्र दिखाई देता है। हेलियोस, हेफेस्टोस, सेलिन, इसका जिक्र दिखाई देता है। सेलिन जो है एक तरीके की आई थिंक देवी थी जो चंद्रमा की जो है कह लीजिए पर्सोनिफिकेशन थी एक तरीके से, उनका जिक्र भी हमको दिखाई देता है। और खास बात यह है कि इन सब का हम लोग एक सेंस तो निकालते हैं कि हाँ ये भारत के इस भगवान के बराबर है, ठीक है। अब जैसे कि अटासिया एथ्रो की अगर बात की जाए तो फायर गॉड यानी कि अग्निदेव के बराबर हुए, ठीक है। तो अग्निदेव के बराबर माना जाता है, ये नहीं कि अग्निदेव का जिक्र किया गया था, ठीक है। तो एक बात याद रखिएगा कि गॉड का जिक्र तो मिलता है रबातक इंस्क्रिप्शन में, लेकिन भारतीय जो भगवान है उनका जिक्र नहीं मिलता है। इसके अलावा देवकुला का हम बता चुके हैं कि देवकुला ये लोग बनाते थे, वहाँ पे ये लोग अपने पूर्वजों की पूजा करते थे। और एक खास बात यह है कि कनिष्क के टाइम पे चौथी बुद्धिस्ट काउंसिल का आयोजन किया गया। चौथी बुद्धिस्ट जो बौद्ध परिषद है उसका आयोजन किया गया था। 3 बौद्ध परिषद जो है ऑलरेडी आयोजित की जा चुकी थी। पहली आपकी अजातशत्रु, दूसरा आपका काल अशोक, तीसरा आपका था अशोक, और ये चौथी आपकी हुई कनिष्का के टाइम पीरियड में। चारों कहाँ कहाँ पे हुई ये आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो चौथी बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी, इसकी प्रेसिडेंटशिप जो की थी वो की थी वासुमित्रा ने। वाइस प्रेसिडेंट इसके जो थे वो थे आपके अश्वघोष। कुंडलवन कश्मीर में इसका आयोजन किया गया था, और यहाँ पे बुद्धिज़्म हीनयान और महायान में बट गया था, ठीक है। हीनयान और महायान क्या है वो आर्ट एंड कल्चर का टॉपिक है, या फिर कभी कहेंगे तो इस पर एक अलग से वीडियो बना दी जाएगी। और इसी जो है परिषद के बाद कश्मीर जो है उसने एक टाउन बनाया था कश्मीर में जिसको बोला गया क्या, कनिष्कपुर या कनिष्कपुरा। और इसका बुद्धिज़्म की तरफ झुकाव था, तो बुद्धिस्ट मिशन इसने भी भेजे थे। बुद्धिस्ट मिशन बिल्कुल वैसे जैसे कि अशोक ने भेजे थे, लेकिन एक डिफरेंस यहाँ पे ये है कि अशोक ने धम्म नीति का पालन करते हुए चीज़ों को उसी वे में लिया था, लेकिन इसने बुद्धिस्ट मिशन भेजे थे कन्वर्जन के नियत से, और इसने कन्वर्जन कैंप भी इस्टेब्लिश किए थे जिसमें लोगों का धर्मांतरण किया जाता है। इसके अलावा कई सारे स्कॉलर्स को इसने अपने
जो है एम्पायर में अपने दरबार में आगे बढ़ाया। वासुमित्रा, अश्वघोष, चरक, पार्श्व, नागार्जुन, मात्रचेक, संघरक्षिता जो कि कनिष्क का पुरोहित था यानी कि एडवाइज़र था। इसके अलावा एजिसिलोसिस, ये सारे जो है हम नीचे बॉक्स में दिए हैं, वो आप चाहें तो पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा फोर्थ बुद्धिस्ट जो काउंसिल हुई इसकी भी डिटेल दी हैं, वो भी आप चाहिएगा तो पढ़ लीजिएगा। और आर्ट एंड कल्चर में जो हम लोग आगे पढ़ेंगे वहाँ पे एक लाइन हम डाल दिए हैं कि गांधार और मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट, खासकर गांधार जो आर्ट है वो इसके टाइम पीरियड में बहुत डेवलप हुआ और संस्कृत लिटरेचर को भी पैट्रोनाइज किया गया था इसके टाइम पीरियड में। लास्ट चीज़ है सक्सेसर्स ऑफ कनिष्का। कनिष्का के बाद कौन लोग आए? तो कनिष्का के बाद भी 150 साल तक इन लोगों ने शासन किया था, लेकिन बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं रहे। जैसे कि हुविष्क जो कि कनिष्क का बेटा था, वो तो ठीक ठाक एम्पायर को उसने जो है मेंटेन करके रखा, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन ये नहीं कर पाया। मथुरा एक इम्पॉर्टेंट सिटी इसके टाइम पीरियड में बन के उभरी, लेकिन कोई जो है ग्रेटनेस जैसा इसने काम नहीं किया था। और ये भी बुद्धिज़्म की तरफ इसका भी झुकाव दिखाई देता है अपने पिता कनिष्क की तरह। इसके अलावा वासुदेव जिसने 67 ईस्वी से लेकर 98 ईस्वी तक शासन किया था, ये आखिरी ईयर जो है इसको गड़बड़ है, ये आखिरी जो है इम्पोर्टेंट शासक था। इसके बाद भी है, ठीक है, ये बात याद रखिएगा, आखिरी इम्पोर्टेंट शासक ये था, तो जिसके बारे में कुछ थोड़ा बहुत हम लोग अच्छा देख सकते हैं। और ये भी शिवा का वर्शिपर था। इनका डिक्लाइन कैसे हुआ? तो डिक्लाइन की कहानी वही है, जब भी कोई मेजर एम्पायर डिक्लाइन होता है तो उसमें तो कुछ तो मेन बात तो यही होती है कि उसके जो उत्तराधिकारी होते हैं वो कमज़ोर होते हैं। तो कनिष्का के बाद जो आए वो उतने मजबूत नहीं थे। दूसरी चीज़ एक ये कि जब मजबूत नहीं रहते तो छोटे छोटे राज्य अपने आप में उभरने लगते हैं। तो यहाँ पे भी वही चीज़ हुआ, छोटे छोटे राज्य अपने आप में उभरने लगे। इसके अलावा जो सक्सेसर्स आए कनिष्का के, उन्होंने भी एम्पायर को अपने आप जो है मजबूती से नहीं थामा, तो अलग अलग राज्यों ने उसी एम्पायर को अपने अपने में बांट लिया एक तरीके से। तो इस तरीके से ये एम्पायर धीरे धीरे क्या होता है, ख़त्म हो जाता है। तो कई सारे योद्धाज हैं, मालवाज हैं, लेकिन मेनली नागाज जो है वो कहिए कि कनिष्क जो है कुषाण एम्पायर को रिप्लेस करते हुए दिखाई देते हैं यमुना रीजन में, यमुना क्षेत्र में। इसके अलावा जो नॉर्थ वेस्ट का रीजन है, जैसे कि पेशावर हो गया, तक्षशिला हो गया, वो सैसेनियंस के कब्जे में चला जाता है और इस तरीके से एम्पायर धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है। और एक ख़ास बात याद रखिएगा कि सैसेनियन इंस्क्रिप्शन था 262 ईस्वी का, वो पहली बार हिंदुस्तान टर्म का इस्तेमाल करते हैं और ये वही हिंदुस्तान टर्म है जो पहली बार यहाँ पे इस्तेमाल हुआ। आगे चल के मुग़ल एरा में या मेडिवल टाइम पीरियड में बहुत ज़्यादा प्रचलित होता है और आज तक ये टर्म इस्तेमाल किया जाता है। अगर इसके एडमिनिस्ट्रेशन की बात की जाए तो एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ खास इसमें है नहीं। यहाँ पे टाइटल दिया हुआ है, वो टाइटल हम ऊपर भी बता चुके। और सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन की अगर बात किया जाए तो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन इनका भारत के हिसाब से भी बैलेंस करने की कोशिश की गई। भले चाइना के थे और फिर बैक्ट्रियन रीजन में चले गए, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन इन्होंने भारत के हिसाब से मैनेज करने की कोशिश की थी। और सेंट्रलाइजेशन तो था, लेकिन फ्यूडल जो नेचर था वो भी यहाँ पे दिखाई देता है, जिसको बोलते हैं सामंतवाद। ठीक है, मतलब सामंती जो छोटे छोटे वो होते हैं ना, आई थिंक सामंतवाद ही बोलते हैं हिंदी में, एग्जैक्ट थोड़ा हिंदी का इशू रहता है। तो फ्यूडलशिप यहाँ पे दिखाई देती है, जो कि गुप्ता एम्पायर में और ज़्यादा दिखाई देती है, उसके बाद और ज़्यादा दिखाई देती है। तो ये दिखाई देता है। इसके अलावा खास बात एक ये है कि ब्राह्मणों को यहाँ पे ज़मीनें दी जाती थी, जिसको बोलते थे ब्रह्मदेया या अग्रहारा। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे हमको कुषाण एम्पायर में दिखाई देती है। और इसी जो में से जो एक वासल थे, जो वो थे आपके गुप्तास, जो आगे चल के एक बड़ा एम्पायर अपना बनाते हैं। इसके अलावा राजा को असिस्ट करने के लिए, सहायता करने के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते थे, उसमें मंत्री होते थे और अमात्य होते थे जो ब्यूरोक्रेसी देखते थे, हैंडल करते थे। प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन की बात की जाए तो एम्पायर अलग अलग प्रोविंसेस में डिवाइडेड था, अलग अलग राज्यों में डिवाइडेड था। और उन राज्यों को देखता कौन था? वहाँ का गवर्नर देखता था, जिसको अलग अलग नाम से बोला जाता था, कहीं क्षत्रप, तो कहीं पे दंडनायक, तो कहीं महादंडनायक वगैरह वगैरह। एक खास बात याद रखने वाली यहाँ पे ये है, दो अलग अलग चीज़ें हैं कि जो गवर्नर होते थे जो ईस्ट में है, सिंधु नदी के ईस्ट में यानी कि पूरब में, वहाँ के जो राज्य हैं वहाँ के गवर्नर जनरली भारतीय होते थे। लेकिन सिंधु नदी के वेस्ट में जो गवर्नर होते थे वो फॉरेन ओरिजिन के होते थे, यानी कि वो जिस वंश से बिलोंग कर रहे थे, जो कुषाण,
वही वंश से ज़्यादातर उसको चूज़ करते थे, भारतीयों को चूज़ नहीं करते थे वेस्ट में, ये बात याद रखिएगा। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट और विलेज एडमिनिस्ट्रेशन की बात की जाए तो प्रोविंसेस के बाद डिस्ट्रिक्ट का विभाजन होता था और उसका जो मुखिया होता था उसको मरीदार्श बोलते थे। आज के टाइम पे जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं ठीक वैसे ही इनकी भी पोस्ट होती थी। और उसके बाद लास्ट जो यूनिट होती थी वो होती थी आपकी विलेज एडमिनिस्ट्रेशन, जो आपका गांव होता था उसका प्रशासन, उसका मुखिया, वही पुराना सिस्टम था, ग्रामिका बोला जाता था या फिर ग्रामाधिपति, इन टर्म्स का इस्तेमाल किया जाता था। इसके अलावा एक और ऑफिशियल होता था जिसको बोलते थे बाकनपति, जो कि धार्मिक मसलों को देखता था और ये देवकुला का भी मुखिया होता था। इसके अलावा धनपति, धनपति से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं धन से कनेक्शन है, यानी कि टैक्स से कनेक्शन है। तो ये सारी बातें थी आपकी कुषाण एम्पायर के बारे में। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे शुंगा डायनेस्टी। उम्मीद करते हैं लेक्चर पसंद आया होगा। मे भी थोड़ा सा कुछ जो है स्लिप ऑफ टंग हो या कुछ दिक्कत हो, क्योंकि थोड़ा सा इशू है टंग में मेरे, मतलब शोर कह लीजिए, माउथ शोर कह लीजिए। तो उम्मीद करते हैं लेक्चर पसंद आया होगा। लेक्चर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। थैंक यू।